नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कोलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा इब्न खल्दून की, क्योंकि इतिहास दर्शन की बात हो, चाहे मध्यकालीन इतिहास लेखन में इस्लामिक इतिहास लेखन की बात हो, इब्न खालदून के जिक्र के बिना निश्चित रूप से वो अधूरे रह जाते हैं। और इसीलिए मैंने इब्न खालदून के लिए एक अलग से वीडियो बनाने का प्रयास किया है। इस वीडियो के लिए मैंने बहुत सारी बुक्स की सहायता ली है और बहुत सारे आर्टिकल पढ़े हैं मैंने ऑनलाइन। उसके बाद में मैंने एक ऐसा मैटर तैयार करने का प्रयास किया है। काफ़ी सारे पेजेस हैं इसमें, आप देखेंगे, मैं आपको आगे दिखाऊँ, बहुत सारे पेजेस हैं, ताकि एक सरल तरीके से आप इसके बारे में जान सकें और परीक्षा में जो आपके लिए जो प्रश्न आए उनको आप हल कर पाएँ। इब्न खल्दून का जन्म 27 मई 1332 को ट्यूनिस, जो ट्यूनीशिया की राजधानी है, वहाँ हुआ। और वो एक इतिहासकार, दार्शनिक, समाजशास्त्री, राजनीतिज्ञ और न्यायाधीश भी थे। यानी उनकी निजी जिंदगी के बारे में यदि मैं जानने का प्रयास करूं तो, और यदि आपको बताने लगूंगा तो काफ़ी सारा समय निकल जाएगा। और एग्जाम की दृष्टि से उनकी निजी जिंदगी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। हमें जानना है उनके काम के बारे में, उन्होंने इतिहास में, दर्शन शास्त्र में, समाज शास्त्र में क्या योगदान दिया, उसके बारे में हमें जानना जरूरी है। और उसी के बारे में विशेष तौर से हम बात करेंगे। बस थोड़ा सा परिचय उनका ले लेते हैं। अपने शिक्षकों में अल अबीली से वो सर्वाधिक प्रभावित थे। क्यों? क्योंकि उन्हीं ने फिलोसफी से उनका परिचय करवाया। उन्होंने ही इब्न खालदून को दर्शन शास्त्र यानी फिलोसफी से परिचित करवाया। जीवन के अंतिम वर्ष उन्होंने मिस्र में गुजारे और वहीं 1406 में उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि वो बहुत से इलाकों में रहे, अलग अलग राजाओं की सेवा में भी रहे, न्यायाधीश के रूप में भी काम किया। इब्न खल्दून का जो काल है वो बड़ा ही अशांत, अव्यवस्थित और अनियंत्रित था। यानी ईसाइयों के और इस्लाम के बीच में टक्कर चल रही है, राजवंशों का पतन हो रहा है, नए राजवंशों का उदय हो रहा है। तो इसलिए E.F. गातिये ने उन्हें इतिहास का सहारा कहा है, क्योंकि इतिहास का एक ऐसा काल, इतना अशांत और अव्यवस्थित काल, उसमें एक ऐसे इतिहासकार का होना इतिहास को सहारा मिलने जैसी बात है। इसलिए E.F. गातिये ने उन्हें इतिहास का सहारा कहा है। इस दौर में मगरेब की स्थिति में परिवर्तन हो रहा था। ये आपको पुस्तक में मगरेब नहीं मगरिब भी लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन मगरिब का अर्थ दूसरा होता है, इसको हम मगरेब ही कहेंगे। जैसे मैं आपको चित्र के द्वारा दिखाऊं, ये देखिए अफ्रीका का मैप है और इसमें जो ऊपर आपको ग्रीन दिख रहा है ये मगरेब रीजन है, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका में। और यहीं पर एक स्थान आपको दिख जाएगा ट्यूनीशिया। ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ट्यूनीशिया है। और ये जो बाकी जो देश हैं आप जानते हैं, अल्जीरिया, लीबिया, मोरक्को वगैरह, ये सभी मगरेब क्षेत्र में आते हैं। तो ये क्षेत्र है मगरेब। जब मैं इसमें कहीं पर भी इस्तेमाल करूंगा तो निश्चित रूप से आप समझेंगे कि हम एक क्षेत्र विशेष की बात कर रहे हैं। जबकि सिर्फ यदि मगरिब लिखते हैं तो मगरिब, जैसे आप जानते हैं मुसलमान 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। इस्लाम में नियम है कि 5 वक्त की नमाज आप अदा करें। तो उनमें जो पहली नमाज होती है दिन की, और दिन भी मैं आपको बताऊं कि इस्लाम में दिन शाम के वक्त शुरू होता है, सनसेट जब होता है, सूर्यास्त के समय जब उनका दिन शुरू होता है, तो जो पहली नमाज होती है उसको मगरिब बोला जाता है। तो हम यहाँ मगरिब पढ़ेंगे इसको, इसलिए मैंने इनका इंग्लिश में भी लिखा है शब्द। तो मगरेब की स्थिति में, यानी जहाँ के जो निवासी थे उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका के, वहाँ की स्थिति में परिवर्तन हो रहा था। स्पेन में मुसलमानों का प्रभाव समाप्त हो रहा था, ईसाइयों की विजय बढ़ती जा रही थी। साम्राज्य और संस्कृति के उत्थान पतन की यांत्रिक चक्र ने, यानी जिस प्रकार से साम्राज्यों का उत्थान और पतन हो रहा था और एक जो चक्र चल रहा था, किस प्रकार से एक साम्राज्य नष्ट हो रहा है, नए साम्राज्य का उदय हो रहा है, उसको जब उन्होंने देखा तो ये उनकी मनन पद्धति पर इसने अमिट छाप छोड़ी। और इन परिस्थितियों में इब्न खालदून ने संसार को एक नवीन इतिहास दर्शन और समाज विज्ञान प्रदान किया है। अब हम इन्होंने क्या, इनका योगदान क्या है, इनके जो प्रमुख काम है वो क्या है, इसके बारे में जानेंगे। और इस इब्न खालदून के बारे में पढ़ने से ही हमें ये पता चल पाएगा कि हम किसी समाज को कैसे समझ सकते हैं, कि दुनिया में परिवर्तन कैसे आते हैं, हुकूमतें कैसे बनती हैं, कला और विज्ञान कैसे अस्तित्व में आते हैं। और जो बेदुइन्स हैं, बद्दू, आपने सुना होगा, खानाबदोश, अरबी खानाबदोश जो होते थे उनको बेदुइन या बद्दू बोलते थे। तो उनकी ज़िंदगी के क्या नतीजे होते हैं और कैसे लोग खानाबदोशी को छोड़कर एक स्थायी जीवन की ओर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, या उनमें क्या बदलाव आते हैं। खानाबदोशी के जीवन के दौरान उनकी धार्मिक पहचान क्या हो सकती है, कैसे भाषा और संस्कृति में बदलाव आता है, इससे हुकूमतों पर क्या असर पड़ता है। तो इन सब के बारे में इब्न खालदून बात करते हैं और उन्हीं में से कुछ विशेष बातें जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, उनकी पुस्तकों के बारे में चर्चा करते हैं। मुकद्दिमा, किताब अल इबार, अल तारीख, ये मैंने एक साथ लिखा है क्योंकि ये आपस में जुड़ी हुई हैं। किस प्रकार से जुड़ी हुई हैं? मुकद्दिमा को हिंदी की पुस्तकों में मुकदमा लिखा हुआ है, हालांकि उसे आप वो मुकदमा न समझें, इसे प्रस्तावना, या इंग्लिश में आप जिसको प्रोलोग या इंट्रोडक्शन, किसी भी जो बुक होती है उसके पहले प्रस्तावना दी जाती है, जो प्रोलोग दिया जाता है, वो उसको ये मुकद्दिमा शब्द उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो आप इसको मुकदमा नहीं कहेंगे, मुकद्दिमा कहेंगे, ये सही है। और इनका मुकद्दिमा इतना बड़ा है, बाकी जो इनकी किताब अल इबार की जो 7 वॉल्यूम है, या जो अल तारीख उनकी आत्मकथा है,
इनको आप छोड़ दीजिए, सबसे महत्वपूर्ण है वो मुकद्दिमा है, यानी इनकी सबसे महत्वपूर्ण कृति वो इसकी किताब की प्रस्तावना मानी जाती है, और वो काफ़ी बड़ी प्रस्तावना है। आप सामान्य तौर तरीके से जो 4-5 पेज की प्रस्तावना देखते हैं वैसा नहीं है, काफ़ी बड़ी प्रस्तावना है और 3 वॉल्यूम्स में आती है। 3 वॉल्यूम्स में उनकी प्रस्तावना है मुकद्दिमा। इसको आप प्रस्तावना, प्रोलोग, इंट्रोडक्शन कुछ भी कह सकते हैं। और इस प्रस्तावना के बाद में उनकी किताब है किताब अल इबार। वो मुख्य रूप से 3 भागों में बटी हुई है, वैसे 7 भाग हैं, उसके मैं अभी आपको बताता हूँ। मुख्य रूप से उनकी जो पहली किताब है उस किताब का एक ही वॉल्यूम है, और उसमें वो सभ्यता, उसके मूलभूत तत्वों और इंसानों पर उसके प्रभाव के बारे में बात करते हैं। दूसरा है जिसमें वो अरबों का ब्यौरा देते हैं। इसके अलावा मध्य एशिया से इटली तक के सभी राष्ट्रों के बारे में जो जरूरी जानकारियां हैं वो देते हैं। ये किताब जो है उनकी 2 से 5 वॉल्यूम, यानी दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां 4 वॉल्यूम अरबों के ब्यौरे के बारे में है। इसको दूसरी किताब कहते हैं किताब अल इबार में। और तीसरी है वो जो मगरिब के बर्बर राजवंशों का ब्यौरा है, यानी जहाँ के वो निवासी हैं उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका, वहाँ के बर्बर राजवंशों का ब्यौरा है, वो किताब अल इबार के तीसरे पार्ट में है, और इसके 2 वॉल्यूम हैं, 6 और 7। तो किताब अल इबार 3 भागों में बटी है और वैसे इसके 7 वॉल्यूम हैं। और इसी के अंत में जुड़ी हुई है उनकी आत्मकथा, जिसे अल तारीख कहा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं। तो इन किताबों के अंत में इनकी जो आत्मकथा है अल तारीख वो जुड़ी हुई है। अब इब्न खालदून का काल बड़ा अशांत, अव्यवस्थित और अनियंत्रित था, जिसके कारण उनके मन मस्तिष्क पर जो प्रभाव पड़ा और उसके कारण वो इतने बड़े इतिहासकार साबित हुए। तो उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे, उनके सिद्धांतों के बारे में। इब्न खल्दून के मौलिक सिद्धांत और इतिहास की वैज्ञानिकता। एकदम आसान शब्दों में मैंने लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए। कुछ ऐसा लिखा है कि मैं कुछ नया भी बताऊंगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन बीच बीच में मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा। इब्न खल्दून ने इतिहास को वैसी ही वैज्ञानिकता प्रदान करने का प्रयास किया जैसी अन्य विधाओं को प्राप्त हो चुकी थी। जो अन्य विज्ञान हैं, जैसे आप साइंस की बात करेंगे, जो विज्ञान के विशेष विषय हैं जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, तो उनकी जैसी ही वैज्ञानिकता प्रदान करने का इब्न खल्दून ने प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने कुछ मौलिक सिद्धांत निर्धारित किए, उनमें से मैंने मुख्य छांटे हैं। इब्न खल्दून ने बताया कि सामाजिक क्रियाकलाप कुछ नियमों के अधीन चलते हैं जो प्राकृतिक नियमों की तरह अटल न होते हुए भी इतने स्थायी हैं कि उनके फलस्वरूप सामाजिक घटनाओं के निश्चित क्रम, गति और स्वर रहते हैं। इस लाइन के बारे में मैंने एक बार पहले भी एक वीडियो में चर्चा की थी, और इनका जो सामाजिक घटनाओं का निश्चित क्रम, गति और स्वर है, ये मैं दावा करता हूं कि आप वीडियो के एंड तक जरूर समझ जाएंगे कि निश्चित क्रम, गति और स्वर क्या है। अभी इसके बारे में आगे और सिद्धांत आएंगे, तब आप निश्चित रूप से इसके बारे में समझ जाएंगे। मैं यहाँ चर्चा करके और फिर दोबारा करके टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। इन नियमों की प्रक्रिया और प्रभाव जनसमूह में होता है, न कि पृथक व्यक्तियों में। यानी ये जो नियम है वो पृथक अलग व्यक्ति, इंडिविजुअल्स में लागू नहीं होंगे। वो जो जनसमूह है, व्यक्तियों का एक समूह है, समाज है, उसके ऊपर ये नियम लागू होते हैं, उसकी प्रक्रिया उस पर लागू होगी। एक ही तरह के विभिन्न समाजों में एक ही श्रेणी के नियम कार्यशील होते हैं, चाहे वे देश और काल के अंतराल में एक दूसरे से दूर भी हो। यानी एक ही तरह के विभिन्न समाज हैं, वो चाहे किसी भी महाद्वीप में हो, किसी भी समय के दौरान हो, उनमें एक ही तरह के नियम लागू होते हैं। समाज स्थिर नहीं होते, उनके भीतर विकास, परिवर्तन और गति होती है, यानी उनमें बदलाव आता रहता है। तो ये उसके कुछ मौलिक सिद्धांत हैं। यद्यपि जातियों के विकास पर वो कहते हैं कि और भी बहुत सी चीजों का प्रभाव पड़ता है, जैसे भौगोलिक परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है, लेकिन कुछ विशुद्ध सामाजिक तत्वों का उस पर विशिष्ट नियंत्रण रहता है, जैसे असभ्य। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है यदि आप इब्न खालदून के बारे में बात करते हैं, इसीलिए मैंने असभ्य का अलग टॉपिक बनाया है। तो असभ्य, वैसे असभ्य है, हिंदी में लिख रखा है मैंने, लेकिन इसका उच्चारण असभ्य बोलेंगे हम, जैसा मैंने इंग्लिश में लिख रखा है। व्यवसाय आदि, तो इनका विशिष्ट नियंत्रण रहता है समाज के ऊपर। इसके अलावा विभिन्न जातियों के विशिष्ट गुणों का भी अपना महत्व होता है, जैसे बद्दुओं की स्वतंत्रता, यानी जो खानाबदोश जातियां हैं उनके, आप कह सकते हैं, जीन में एक बात होती है कि वो स्वतंत्र रहना पसंद करते हैं। यहूदी मतलब उनके जीन में ऐसी है कि वो चालाक होते हैं। तो जातियों का अपना अपना एक विशेष महत्व होता है, उनकी विशिष्ट अपनी आप पहचान होती है। इसके अलावा सामाजिक प्रक्रिया में अनुकरण की नीति का भी बड़ा स्थान है। अनुकरण की नीति का मतलब, जैसे एक जो जाति है उसने किसी दूसरे राज्य पर या जाति पर कब्जा कर लिया, तो विजेता लोगों की रीति नीति का अनुकरण उनको करना पड़ता है। यानी विजित जातियों पर विजेता लोगों की जो संस्कृति है उसका प्रभाव पड़ता है और उनकी रीति नीति का वो अनुकरण करते हैं। असभ्य क्या है? एकदम आसान शब्दों में मैं आपको बताऊंगा। सामूहिक भावना, जैसे यहाँ पर कबीलों की बात हो रही है, जो खानाबदोश जो जाति है उनकी बात हो रही है कि वो एक समूह की भावना में स्वाभाविक रूप से एकजुट होकर और एक कॉमन लक्ष्य के लिए वो इकट्ठे रहते हैं और उसके लिए वो एक साथ मिलकर काम करते हैं। तो सामूहिक भावना, स्वाभाविक एकजुटता या
एक दूसरे के साथ मिलकर या परस्पर मिलकर सामूहिक लक्ष्य निर्धारित करने की इच्छा या तत्परता के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है असभ्य। तो असभ्य किससे मजबूत होता है? रक्त संबंधों, सामूहिक भावना, पारस्परिक निकटता और आदान प्रदान से उत्पन्न होता है और इन्हीं से वो मजबूत होता है। और इसके लिए एक महत्वपूर्ण कारक है धर्म। धर्म असभ्य को दृढ़ करने का एक सफल साधन है। यानी लोगों को स्वाभाविक रूप से एकजुट करने के लिए या एक सामूहिक भावना विकसित करने के लिए धर्म एक सफल साधन है। और हम अरबों के मामले में ऐसा देख भी चुके हैं कि अरबों की बॉन्डिंग का मेन कारण था इस्लाम, और उसके प्रचार प्रसार के लिए, कॉमन कॉज के लिए वो चारों तरफ युद्ध लड़ते गए और अपने साम्राज्य का विस्तार करते गए। इब्न खल्दून के अनुसार समाज का स्वरूप और संस्थाएं असभ्य से उत्पन्न होती हैं, यानी सामूहिक भावना स्वाभाविक एकजुटता से ये उत्पन्न होती हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और उसके लिए सामाजिक जीवन अनिवार्य है, किंतु उसकी व्यक्तिगत जिज्ञासा और लिप्सा को रोकने के लिए सामाजिक बंधनों और शक्तियों की आवश्यकता है। यानी व्यक्ति सामाजिक प्राणी है और उसे अपने जीवन को जीने के लिए, अपने आप को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए उसका सामाजिक जीवन अनिवार्य है। ये हम सामाजिक विज्ञान में शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे समाज प्रगति करता है, व्यक्ति की जो जिज्ञासाएं हैं, लिप्साएं हैं, उसकी आकांक्षाएं हैं, बढ़ती जाती हैं। तो शुरुआत में तो उसके लिए एक राज्य की या कोई विशेष जो नियम कानूनों की जरूरत नहीं पड़ती और समाज के दबाव से ही व्यक्ति हैं वो अपने जो सांचे हैं उसमें बने रहते हैं, यानी ज़्यादा बाहर नहीं निकलते, उससे जो एक सेफ जोन है उससे ज़्यादा बाहर नहीं निकलते, अपने आप को कंट्रोल रखते हैं या समाज उनके ऊपर कंट्रोल रखता है। लेकिन जब चीज़ें बड़ी होने लगती हैं, समाज का विकास होता है, राज्य का विकास होता है, तो एक ऐसे बंधन की जरूरत होती है जो व्यक्ति की जो आकांक्षाएं हैं उन पर लगाम लगा सके, जो अनैतिक काम वो करने की ओर अग्रसर होता है उस पर वो लगाम लगा सके। तो ऐसा ही एक बंधन राज्य होता है। और कालांतर में व्यक्तियों की, जैसे मैंने बताया कि लिप्सा लोलुपता बढ़ने पर राज्य का कानून शक्ति के माध्यम से उस पर नियंत्रण करता है। यदि वो कोई गलत काम करता है मनुष्य, तो उस पर नियंत्रण के लिए राज्य की कानूनी शक्ति अपना कार्य करती है। तो इस प्रकार इब्न खल्दून राज्य को समाज का ही एक स्वरूप मानते हैं। ये लाइन मैंने अलग रंग में इसलिए की है कि ये महत्वपूर्ण है कि इब्न खल्दून राज्य को समाज का ही एक स्वरूप मानते हैं। इसके बाद अगला है समाज की शारीरिक व्याख्या या जीव वैज्ञानिक व्याख्या। किसने की? इब्न खल्दून ने की। कैसे की? इसके बाद से बहुत से लोगों ने की, टाइनबी ने की, स्पेंगलर ने की, तो उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन यहाँ शारीरिक व्याख्या है, वो जीव वैज्ञानिक व्याख्या किसने की? इब्न खल्दून ने। कैसे की वो हम जानेंगे, बिल्कुल आसान है। इब्न खल्दून के मतानुसार समाज भी शरीर की तरह विकसित होता है, फिर प्रौढ़ होता है और क्षीण होकर अपना निश्चित जीवन काल व्यतीत करके और नष्ट हो जाता है। यही हाल समाज का होता है। धीरे धीरे असभ्य जो समाज रूपी शरीर की जीवन शक्ति है, यानी लोगों का आपस में जो जुड़ाव है, सामाजिक एकजुटता है, वो समाज रूपी एक शरीर मान ले उसको, तो उसकी जीवन शक्ति असभ्य है और वो धीरे धीरे दुर्बल होता जाता है जैसे जैसे समय व्यतीत होता है, और अंत में उसका पतन हो जाता है, नष्ट हो जाता है। जैसे शरीर नष्ट हो जाता है वैसे ही असभ्य की भावना धीरे धीरे कम होती जाती है और उसके कारण समाज का पतन हो जाता है या किसी राज्य का पतन हो जाता है। सुधारों से भले ही कुछ समय के लिए नीति के इस निर्णय को टाल सकें, जैसे आप एक्सरसाइज करके या अच्छी दवाइयां लेकर के हो सकता है नीति को कुछ समय के लिए टाल सकें, आप अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं, लेकिन अंततः आपको मृत्यु को वर्ण करना पड़ेगा। तो ऐसा ही समाज के बारे में उन्होंने कहा है, किंतु अंत में इसको कार्यान्वित होना है कि ये जो घटना है वो घटित होनी है, इसका अंत तो होना ही है। इस दृष्टि से इतिहास समाजों का जीव विज्ञान है। इसे ही इब्न खल्दून का समाज का अवयवी दृष्टिकोण और जीव वैज्ञानिक व्याख्या कहा जाता है। घुमंतु और स्थायी समाजों का जीवन काल इब्न खल्दून क्या मानते हैं? समाज को वो दो भागों में बटा हुआ मानते हैं, दो प्रकार के समाज, घुमंतु समाज और स्थायी समाज, और उनके जीवन की वो अवधि निर्धारित करते हैं कि घुमंतु समाज है उसके जीवन की अवधि 160 वर्ष है, यानी 4 पीढ़ियां 40 वर्षों तक, उनका 4 पीढ़ियों के 40-40 वर्ष जोड़ता है, और इस प्रकार से वो कहता है घुमंतु समाज का जीवन की अवधि 160 वर्ष है। असभ्य यहाँ पर चरम सीमा तक पहुंचा हुआ होता है, राज्य का नियंत्रण बलपूर्ण नहीं होता और समाज एकत्रित होकर सामूहिक रूप से काम करता है घुमंतु समाज में, और 160 वर्ष का जीवन काल बताया है। बाद में वो स्थायी समाज की ओर अग्रसर हो जाते हैं, ऐसा मानना है इब्न खल्दून का। स्थायी समाज को वो 3 पीढ़ियों तक मानते हैं, 3 पीढ़ियां 40-40 वर्षों तक, तो 120 वर्ष का जीवन काल वो एक स्थायी समाज का मानते हैं। हालांकि इसमें भी अलग अलग प्रकार की बातें वो कहते हैं जिनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। इन 3 पीढ़ियों को वो किस प्रकार से दिखाता है? पहली पीढ़ी में घुमंतु जीवन की बर्बरता, कर्कशता कायम रहती है, हिंसा और लूटमार की भावना जागृत रहती है, और यह प्रसार, विजय, युद्ध, वीरता और उन्नति का काल होता है, और राज्य कार्य में सभी लोगों का सहयोग होता है, क्योंकि सभी लोगों की सहायता से ही राज्य का जो स्वरूप सामने आता है। एक राज्य की स्थापना होती है तो उसमें सबका सहयोग बना रहता है। दूसरी पीढ़ी में शासक वर्ग विजित जातियों के आचार विचार ग्रहण कर लेते हैं, उनकी रीति नीति में एक शिष्टता आती है,
शासन के एक विशेष वर्ग, दल या घराने की बपौती बन जाता है। यानी जो शासन है उस पर नियंत्रण हो जाता है किसी विशेष वर्ग का, किसी कबीले का या किसी दल का या किसी एक घराने का, एक फैमिली का उस पर कब्जा हो जाता है। किंतु पहली पीढ़ी की जो युद्ध प्रियता है और जो साहस है, जो बद्दुओं के जीवन काल में रहा है, खाना बदोशी के जीवन काल के दौरान जो साहसी जीवन उनका रहा है, उसका कुछ अंश बचा रहता है। यह नागरिकता, स्थायित्व और संस्कृति के विकास का युग होता है। तीसरी पीढ़ी में घुमंतु जीवन के सभी तथ्य लुप्त हो जाते हैं। शासक वर्ग विलासिता में डूब जाता है। लोग भी नागरिक जीवन के ऐश्वर्य और भव्यता में खो जाते हैं, क्योंकि वो अपना खाना बदोशी का जीवन तीसरी पीढ़ी आते आते वो पीढ़ियां भूल जाती हैं। भोग विलास में डूबकर उनके मन और शरीर शिथिल हो जाते हैं। ये शब्द गलत लिख दिया मैंने। मन और शरीर शिथिल हो जाते हैं। उनकी शक्ति, साहस और सक्रियता लुप्त हो जाती है। उन पर सुरा और सुंदरी का उन्माद छा जाता है और यह पतन और विघटन का युग है। बिल्कुल आसान शब्दों में मैंने लिखा है यहाँ पर। लेकिन वहां पर ही एक बात और लिखी गई है कि शासक वर्ग के दृष्टिकोण से राज्य का जीवन 5 अवस्थाओं से गुजरता है। वो 5 अवस्थाएं कौन सी हैं? पहली अवस्था में, जैसे अभी हमने बात की थी, समस्त जन शासन कार्य में सम्मिलित रहता है, सभी का सहयोग रहता है शासन कार्य में। दूसरे, जब स्थायी समाज की स्थापना एक राज्य के रूप में होती है। दूसरे में शासक वर्ग समस्त सत्ता पर अधिकार कर लेता है और जो भी उनके विरुद्ध आवाज उठाते हैं उन्हें दबा देता है, यानी एक मोनोपोली हो जाती है शासन के ऊपर। तीसरा आनंद और उन्माद का दौर है। फिर वो निष्क्रिय और उदासीन हो जाते हैं और ऐसी स्थिति आ जाती है कि वो जो पूर्व में जो अच्छे काम हुए हैं उन्हीं का ही वो प्रचार प्रसार करते रहते हैं कि हमने ये किया वो किया, और वो निष्क्रिय और उदासीन हो जाते हैं। कोई नई सोच, कोई नई नीति उनकी नहीं आती है। और 5वें में धन धान्य को विलासिता और प्रदर्शन में वो नष्ट कर देते हैं। यानी ये जो दौर आता है वो अर्थव्यवस्था की बदहाली का दौर आता है और राजकोष में कमी का दौर आता है, ऐसा इब्न खालदून का मानना है। इसमें जो भी कुछ दिया गया है उसमें मेरा कुछ भी मानना नहीं है, सभी कुछ इब्न खालदून का मानना है। इसी से आगे बढ़ते हुए इब्न खालदून, जो ये 5 में अंतिम हमने पढ़ा है कि धन धान्य को विलासिता और प्रदर्शन में नष्ट कर देता है, राजकोष की हानि होती है, तो इसी से इब्न खालदून सामाजिक तथा आर्थिक व्याख्या करते हुए कहते हैं कि विलासिता के बढ़ने से व्यय बढ़ता है, परिणाम स्वरूप जनता पर करों में वृद्धि होती है, टैक्सेस की रेट बढ़ाई जाती है, शोषण की संभावना बढ़ती है और यहीं से साम्राज्य के पतन की शुरुआत होती है। आर्थिक सिद्धांत की यहाँ पर चर्चा हो ही गई है, तो उनकी कुछ एक लाइनें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि आर्थिक सिद्धांत के विषय में उनका मत है कि संपत्ति का उद्गम व्यापार नहीं बल्कि उत्पादन होता है। यानी व्यापार करने से संपत्ति इतनी ज्यादा नहीं इकट्ठी की जा सकती। एक राज्य को चलाने के लिए जो संपत्ति चाहिए उसके लिए उत्पादन करना जरूरी है। वस्तुओं का उत्पादन कर और उनको बेचा जाकर ही एक पर्याप्त मात्रा में राजकोष इकट्ठा किया जा सकता है या एक राज्य को चलाया जा सकता है। किसी वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन में निहित श्रम पर निर्भर करता है। सामान्य अर्थव्यवस्था की बातें हैं, लेकिन जिसने लिखी हैं वो किस काल में हुआ, आज से 600-700 वर्ष पहले हुआ, तो उसकी बातें निश्चित रूप से महत्वपूर्ण। आज ये कोई बात कहता है तो सामान्य सी बात है। तो कहता है कि उत्पादन में निहित श्रम पर वस्तु का मूल्य निर्भर करता है कि कितने व्यक्ति या कितने काम के घंटे उस वस्तु को बनाने में लगे हैं, तो उसी से उसका मूल्य तय होगा। वस्तुओं के मूल्य परस्पर आश्रित हैं। इब्न खालदून स्वतंत्र और स्पर्धामूलक व्यापार के पक्षधर हैं, यानी वो व्यापार में मोनोपोली के खिलाफ हैं कि ठेका देना या किसी एक स्थान विशेष के या व्यक्ति विशेष या परिवार विशेष को कि जो व्यापार है बपौती बन जाए, वो उनको पसंद नहीं है। वो एकदम खुलेपन को पसंद करते हैं कि सभी लोगों को समान अधिकार होना चाहिए व्यापार करने का। मार्क्स की तरह उनका भी मानना है कि आर्थिक तत्वों का राजनीतिक और सामाजिक जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। तो ये मार्क्स वाली जो थ्योरी है वो उन्होंने थोड़ा थोड़ा उस पर प्रकाश डाला है। इस प्रकार यूरोप के 18वीं सदी के अर्थशास्त्र भी उनके विचारों की बराबरी नहीं कर पाए। यानी यूरोप के जो अर्थशास्त्री हैं 18वीं सदी में जो सोच पा रहे थे उससे अच्छा इब्न खालदून ने उनसे 3-4 शताब्दी पहले सोच लिया था। और इब्न खालदून दास प्रथा के विरोधी थे। इससे मैच नहीं है लाइन, लेकिन मेरे को कहीं मिली और पुस्तकों में विवरण है तो बता ही देते हैं, कहीं पर पता नहीं प्रश्न में कहाँ से क्या आ जाए। तो इब्न खालदून दास प्रथा के विरोधी थे। इतिहास लेखन और इतिहासकार की योग्यता। इब्न खालदून के अनुसार इतिहासकार को क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या उसको करना चाहिए, वो उसके बारे में बातचीत है। इब्न खालदून के अनुसार इतिहासकार को यह ध्यान रखना चाहिए कि अतीत उस तक उन चीजों के साथ लिपटा आता है जो ज्यादातर सच नहीं है। यानी जो तथ्य उसे मिलते हैं उनके सच होने की संभावना बहुत कम होती है, इसलिए उसको काफी जांच परख करनी चाहिए। इसलिए वो पहले के इतिहासकारों की आलोचना करता है। क्यों? वह पहले के इतिहासकारों की ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि के अभाव, सोचने, जांचने और परखने में उनकी अक्षमता के कारण उनकी कड़ी आलोचना करता है। उसके अनुसार यह अक्षमता ऐतिहासिक आख्यानों को निरर्थक तथ्यों का वाहक बना देती है। यानी कुछ इतिहासकारों की अक्षमता के कारण ऐसे तथ्य जो सत्य नहीं है और जो निरर्थक हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब
मतलब नहीं बनता, वो ऐतिहासिक आख्यानों का एक पार्ट बन जाते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे बढ़ते जाते हैं। सिर्फ किसके कारण कि इतिहासकार वो सोचने, जांचने और परखने में कोताही बरतते हैं। निरर्थक तथ्यों या कथाओं को खत्म करने और घटनाओं तथा परिस्थितियों के कारणों का पता लगाने के लिए इतिहासकार के पास एक संकालु मस्तिष्क होना चाहिए। यानी एक शक करने वाला, हर चीज में वो विचार करे, सोचे कि ऐसा क्यों हुआ है, क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है। यानी शक करने वाला, संदेहवादी उसको होना चाहिए, जो सभी संप्रेषित चीजें यानी जो भी चीजें उस तक पहुंची हैं को सही मानकर उन पर विश्वास न करे। इतिहासकार को आधारहीन तथ्यों, प्रस्थापनाओं के रेगिस्तान में खुद को भटकने से बचाने के लिए, यानी आधारहीन तथ्य और प्रस्थापनाएं हैं जो कहीं किसी सोर्सेज में दी गई हैं, तो उनका पता लगाने के लिए अपने आप को उन गलत सोर्सेज में या गलत तथ्यों में भटकने से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? स्रोतों की प्रचुरता होनी चाहिए, उसके पास एक से अधिक स्रोत होने चाहिए एक ही घटनाओं के बारे में, ताकि वो उसका निष्पक्ष विश्लेषण कर पाए। राजनीति, सभ्यता के स्वभाव एवं मानवीय सामाजिक संगठन को संचालित करने वाली परिस्थितियों के ज्ञान से खुद को लैस करना चाहिए। यानी उसमें राजनीति, सभ्यता के स्वभाव और मानवीय सामाजिक संगठन के बारे में एक पर्याप्त समझ होनी चाहिए, ताकि वो अपने जो तथ्य उसके पास हैं उनकी सच्चाई और उनके जो उनमें से जो झूठ है उनके बारे में विचार कर सके, उनमें से झूठ है उसको अलग कर सके और समझ पाए कि क्या सच्चाई है, क्या इतिहास में लिखा जाना चाहिए। अब वो गड़बड़ी के स्रोत क्या हैं, किससे इतिहास में गलत तथ्यों के आने की संभावना बनती है? तो उसमें पहला है पक्षधरता, पक्षपात या पूर्वाग्रह, या इसको आप गुटपरस्ती भी बोल सकते हो। यानी पक्षधरता या गुटपरस्ती इतिहासकार को वह जानकारी मनवा देती है जो उसे अपने अनुकूल लगती है, यानी वो सही और गलत नहीं, उसके खुद के दिमाग की पूर्वाग्रह से यदि कोई व्यक्ति ग्रसित हो, अपने खुद की एक दिमाग की थ्योरी है, उसके अनुकूल जो तथ्य उसको लगता है वो उसको शामिल कर लेता है। जबकि निष्पक्षता यदि हो तो उसे संप्रेषित जानकारी की जांच, निष्पक्ष व्यक्ति को जो भी जानकारी मिलेगी वो उसकी जांच करने के लिए प्रेरित होगा, हमेशा उसकी जांच करेगा, वो पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होगा। तो पूर्वाग्रह और पक्षधरता है वो आलोचनात्मक बुद्धि को दबाकर आलोचनात्मक अनुसंधान से इतिहासकार को रोकती है। इसीलिए इतिहासकार को पक्षपात या पूर्वाग्रह से बचना चाहिए। जानकारी के संप्रेषणकर्ताओं पर आंख मूंद कर विश्वास करना, यानी जो सूचना देने वाला है या जिस स्रोत से उसके पास सूचना आ रही है उस पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेना गलत है। हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से, हर तथ्य को संदेह की दृष्टि से देखकर ही हम सच्चाई का पता लगा सकते हैं। सूचनादाता की नासमझी या अज्ञानता, जिसने पहली बार सूचना इकट्ठी की है या जहां से जिस स्रोत से सूचना आ रही है वो यदि घटना की यथार्थता को समझ ही नहीं पाया हो, अज्ञानी हो, यानी ठीक तरह से उसने विश्लेषण नहीं किया है, तो सूचनादाता की नासमझी और अज्ञानता के कारण भी गलत तथ्य इतिहास में शामिल हो सकते हैं। मानव स्वभाव में चापलूसी, यानी मानव स्वभाव में चापलूसी हमेशा से बनी रही है और उसके कारण वो अपने तात्कालिक लाभ के लिए किसी की झूठी प्रशंसा भी कर सकता है, गलत तथ्य भी लिख सकता है। तो इतिहासकार को उन तथ्यों की सही तरीके से जांच करनी चाहिए, उसका मोटिव जानना चाहिए कि कुछ व्यक्ति ने अमुक व्यक्ति के बारे में, अमुक परिस्थिति या राज्य के बारे में ऐसी जानकारी क्यों लिखी होगी और क्या उसका कोई लाभ है इसके बारे में। यदि वो गलत जानकारी देता है तो क्या उसको कुछ बेनिफिट होता है। तो इन सभी प्रकार की बातों के बारे में इतिहासकार को सोचना चाहिए। अतः इतिहासकार को संप्रेषणकर्ता और संप्रेषित जानकारी की प्रमाणिकता की जांच ठीक से करनी चाहिए। एक बार गलत जानकारी स्वीकृत होने के कारण उसे मानने और संप्रेषित करने वालों की प्रतिष्ठा के आधार पर उस पर विश्वास कर लिया जाता है। यानी अच्छे तरीके से जांच करनी चाहिए। यदि अच्छे तरीके से जांच न करते हुए ढुलमुल नीति अपनाते हुए यदि किसी तथ्य को शामिल कर लेते हैं और इतिहासकार का यदि नाम है, तो बाद की आने वाली जो पीढ़ियां हैं या जो बाद के आने वाले जो इतिहासकार हैं वो आंख मूंद कर उस पर विश्वास इसलिए करने लग जाते हैं क्योंकि इतिहासकार नामी होता है और उसकी एक प्रतिष्ठा होती है, तो वो विश्वास कर लेते हैं कि इन्होंने लिखा है तो वास्तव में सही ही लिखा होगा। अब कुछ दो जो इस प्रकार के कथन हैं इनके बारे में वो बता देता हूं, कहीं बीच में छूट ना जाए, बस लास्ट है ये। यदि थुसिडाइडस इतिहास का आविष्कारक है तो इब्न खालदून उसे विज्ञान के रूप में पेश करता है। यह कथन है वाई लाकोस्ट का। दूसरा है बेशक मुकद्दिमा या मुकदमा भी लिखा हुआ आ सकता है, अपनी तरह की महानतम कृति है जिसे किसी मस्तिष्क ने किसी देश काल में कभी रचा था। यह कथन है अर्नोल्ड टाइनबी का।